नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रवींद्र पोरवाल जी। सर, बहुत बहुत नमस्कार आपको, स्वागत है आपका। तो स्वास्थ्य चेतना में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की, और सिर्फ समस्याओं की नहीं बल्कि बात होती है उसके समाधान की। और अच्छी बात यह है कि जो समाधान होता है वो घरेलू नुस्खों के रूप में होता है, आसान होता है। और यही वजह है कि स्वास्थ्य चेतना का आप करते हैं हर शनिवार को इंतजार। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य से ही जुड़ा एक बहुत ही खास इवेंट है, और वो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो इस योग दिवस को तो हम बड़े उत्साह से मनाते हैं, लेकिन समय के साथ हम देख रहे हैं कि योग को लेकर जो हमारी रुचि है वो बढ़ती जा रही है। एक फैशन सा एक दौर से चल रहा है योग को लेकर के, लेकिन तमाम ऐसी भ्रांतियां भी हैं, तमाम ऐसे अनुभव हो जाते हैं जिसके चलते अनुभव अच्छे होने के बजाय कभी कभी कुछ नकारात्मक परिणाम आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि इसमें उतना फायदा नहीं है। बहुत सारे ऐसे सवाल मन में आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सच बात तो यह है कि जिस विषय पे हम रुचि लेते हैं उसके बारे में समुचित चर्चा जरूरी है, उसके लेकर हर एक एंगल पर बातचीत होना जरूरी है, हर बिंदु पर और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर खास तौर पर बातचीत जरूरी है, चर्चा जरूरी है, ताकि सही विषय वस्तु हमारे सामने आ सके। और इसी उद्देश्य से आज हम डॉक्टर साहब से योग के विषय पर चर्चा करेंगे और इस योग को समुचित तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि विषय से हमने अवगत करा दिया है, योग एक ऐसा शब्द है जो आजकल बड़ा चलन में आ गया है। हम जैसे कि मैंने इस बात का जिक्र किया कि एक फैशन सा बन गया है योग। आजकल हम योग करने की जब सोचते हैं तो उससे पहले उसके एक्सेसरीज खरीदते हैं, ड्रेसेस पे खर्च करते हैं, क्लासेस पे खर्च करते हैं, लेकिन सही तरीके से योग नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि हमें लाभ उतना नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर योग है क्या। नंदिनी जी, योग का मोटे तौर से अर्थ होता है जोड़ना। जी। अब किसको किससे जोड़ना? जी जी। योग एक आध्यात्मिक विषय है जो शारीरिक आरोग्यता का योग का पार्ट है। वो केवल इसलिए है कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से आरोग्यता के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करे, यानी मोक्ष को प्राप्त करे। अगर बीमार रहेगा तो उसका मन भटका रहेगा, कष्ट में रहेगा, दर्द है, दुख है, तकलीफ है। इससे मुक्ति का मार्ग योग है कि हम बीमारियों से मुक्त होके जीवन के लक्ष्य को सहजता से प्राप्त करें। अब प्रश्न होता है एक और एक जोड़ के एक होना, माने हमारी आत्मा उस परम आत्मा में, उस ईश्वर में, उस संपूर्ण सृष्टि के संचालक में विलीन हो जाना। जी। यानी हमें मोक्ष मिल जाना, हमें राजयोग की प्राप्ति हो जाना। यही योग का मोटे तौर से अर्थ है कि एक और एक जोड़ के 11 नहीं करते। जी। एक और एक जोड़ के एक होता है योग में। ये आत्मा परमात्मा के साथ विलीन हो गई। हम ईश्वर के चरणों में ऐसा ऐसा खो गए कि हमारा अस्तित्व ही खो गया। जी जी। अब योग की आपने पूछा क्या है। जी। गीता में योग को परिभाषित करते हुए कहा है योगा कर्मसु कौशलम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी आप इस संसार में कार्य को संपादित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जी। उस कार्य में उतनी कुशलता हो कि दूसरा कोई आपके बराबर ना हो। आप पूरे परफेक्शन के साथ उस कार्य को संपादित करें। यही योग है। जी। यही योग है। भगवान पतंजलि कहते हैं योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। योग मन की भटकाव को, योगस्य चित्त वृत्ति, चित्त माने मन की वृत्तियों की नियंत्रण को,
निरोध माने उसको एक मार्ग पर जी फोकस करने को, भटकाव को रोकने को। तो हम अपनी मनोदशा को, अपनी मन की चंचलता को जब एकाग्र करके किसी एक कार्य के लिए, किसी एक उद्देश्य के लिए जब हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, तो पूरी एकाग्रता भगवान के चरणों में ही लगे। ऐसा मार्ग जो हमें इस उपलब्धि की तरफ ले जाता है, ऐसा मार्ग ही योग का मार्ग है। जी बिल्कुल। नंदी जी जी बिल्कुल। जी, नंदिनी जी, एक और परिभाषा हाँ जी अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूं। जी जरूर। अथ योगानुशासन। भगवान पतंजलि कहते हैं कि इस सृष्टि में जितने लोग उपलब्धियों को प्राप्त किए, जिन्होंने जीवन में कुछ प्राप्त किया है, जिनका नाम दूसरे लोग लेते हैं, ऐसे लोगों ने जिस मार्ग पर चल के उस उपलब्धि को प्राप्त किया, वही मार्ग योग है। जी ये भी योग की वरिष्ठ परिभाषा के अंतर्गत आता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब चर्चा चल रही है। बात अगर की जाए, आपसे जब मैंने योग का जिक्र किया, बातचीत शुरू हुई, तो आपने गीता का भी जिक्र इस दौरान किया। इसे हम ये तो समझते हैं कि ये आज का नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी पद्धति है, लेकिन जन सामान्य में योग इन दिनों कुछ सालों से, जब से खास तौर पर गवर्नमेंट की ओर से प्रचार प्रसार किया गया, तमाम कार्यक्रम चलाए गए, खास लोकप्रियता योग को मिलती देखी गई है। लेकिन इससे पहले से ऋषि मुनियों से ही महज जोड़कर देखा जाता था। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि योग को, जो जन सामान्य में प्रचलित योग है, इसे आप कितना सार्थक मानते हैं, या सही रूप में क्या हम इसका जो सेवन है इसको अपनी जीवन शैली में ला रहे हैं, सही तरीके से ला रहे हैं, या क्या कुछ कमियां आप इसमें पाते हैं? नंदिनी जी, वर्तमान समय में योग के 8 अंगों में से जी 3 अंग है, आसन, प्राणायाम और ध्यान। ये बहुत प्रचलन में है। जी आसन हमारी शारीरिक आरोग्यता को बरकरार रखता है, हमें बीमार होने पे स्वस्थ करता है। प्राणायाम प्राण का आयाम है जो दीर्घ जीवन प्रदान करता है। जी और ध्यान हमें मानसिक रूप से एकाग्र करता है, स्थिर करता है, किसी भी एक लक्ष्य पर हमारी संपूर्ण मानसिक ऊर्जा को एकाग्रता के साथ लगा देता है। तो ये वर्तमान युग की यौगिक विद्या की प्रचलन में या जन जन में लोकप्रिय तीनों प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं। इसके अलावा जो 5 अन्य प्रक्रियाएं हैं वो भी बहुत हितकारी हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, सामाजिक और पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए और राष्ट्र के अच्छे निर्माण के लिए जरूरी हैं। लेकिन चूंकि योग को व्यायाम के रूप में देखा जाने लगा है, तो योग के जो व्यायाम जैसे दिखने वाला पक्ष है, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक स्थूल क्रियाएं और यौगिक आसन तथा कुछ मुद्राएं, ये बहुत बहुत प्रचलन में है। जन जन इनका अभ्यास करके आरोग्यता को प्राप्त करते हैं। जी, योग को लेकर माना जाता है डॉक्टर साहब कि इसमें जो मुद्राएं होती हैं, जो अभ्यास होते हैं, उसको करने के लिए बहुत फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। क्या वाकई में ये सच है? जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, क्या वो योग नहीं कर सकते? क्योंकि सभी जानते हैं कि योग करने से बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, ये एक बहुत जरूरी होता है एक स्वस्थ शरीर के लिए। तो इस भ्रांति पर क्या कहेंगे आप? बहुत सुंदर प्रश्न के लिए हृदय से साधुवाद। देखिए नंदिनी जी, बहुत सुंदर आपने बात पूछी। हम यौगिक
आसनों का अभ्यास जी केवल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए नहीं करते। हम यौगिक फ्लेक्सिबिलिटी तो डांस करने से, आसन करने से, रस्सी कूदने से आ जाएगी। जी जी हम यौगिक आसनों का अभ्यास आरोग्यता के लिए करते हैं। हमारी स्टिफनेस, हमारे जोड़ अकड़ गए हैं, हमारी मसल्स की लोड बियरिंग कैपेसिटी कम हो गई, हमारे मस्कुलर लिगामेंट बिल्कुल अकड़े हुए हैं, हम चलने फिरने में भी सहज नहीं है। तो जब यौगिक आसनों का अभ्यास शुरू करते हैं तो असुविधा होती है, सूजन आ जाती है, दर्द बढ़ता है। लेकिन नंदिनी जी, मैं कहना चाहता हूं अपने दर्शकों से कि योग के आसनों को, यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं और यौगिक स्थूल क्रियाओं को गुरु के मार्गदर्शन में करिए। गुरु आपको रास्ता बताएंगे जिसमें बिल्कुल भी असहजता नहीं होगी, न दर्द बढ़ेगा, ना ही आप शारीरिक रूप से असक्त होते हुए भी योग की क्रियाओं के लाभ से वंचित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गुरु आपको उन क्रियाओं को करने का निर्देश देंगे, उन क्रियाओं को सिखाएंगे जो आपके लिए हितकारी हैं और लाभ देने के साथ साथ उन क्रियाओं को सही रूप में आप कर पाएंगे। जी क्योंकि अगर सही ढंग से कर ही नहीं पाए, गलत किया, तो योग के आसनों का कोई मूल्य नहीं है, केवल व्यायाम का लाभ मिलेगा। जी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही डॉक्टर साहब कि अगर सही तरीके से नहीं किया तो योग के आसनों का मूल्य नहीं है, व्यायाम का लाभ मिलेगा। आमतौर पर लोग योग को ही व्यायाम की तरीके से अपने जीवन में अपनाते हैं, और लेकिन यहाँ पर एक आपने फर्क बताया है और इस बात को स्पष्ट तौर पर हम महसूस कर पा रहे हैं। इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। नंदिनी जी, जो व्यायाम होता है उससे हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जी उससे हमारी शरीर की स्टेमिना और स्ट्रेंथ बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, बल बढ़ता है, मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है। लेकिन यौगिक आसनों से हमारे बाहरी शरीर पर अच्छा प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन मांसपेशियों की शक्ति पहलवानों जैसी नहीं बढ़ती। ये उतनी बढ़ती है जितना आप सामाजिक जीवन में प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक, आरोग्यता पूर्वक जीवन जी सके। जी अब प्रश्न ये है कि योग के आसन करते क्या है? तो योग के आसन शरीर के आंतरिक अंगों को सशक्त बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। उन आसनों में कोई बीमारी अगर है, कोई समस्या है शरीर के उन अंगों में, तो वो आसन उसको ठीक करते हैं। जी जी यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं, शरीर के अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग अनेक आसन है। जैसे हृदय के लिए लगभग 18 से 25 आसन है जो हृदय को बलशाली बनाते हैं। जी हृदय घात, उच्च रक्तचाप या हृदय की मांसपेशियों की कमजोरी या कोई मैकेनिकल डिसऑर्डर को ठीक करने में मददगार है। जी जी तो उन आसनों, उन 20-25 आसनों में गुरु आपको बताता है कि आपको कौन सा आसन करना है। वो आपकी उम्र, आपकी शारीरिक स्थिति, आपके शरीर की दूसरी अन्य समस्याओं को ध्यान में रख के आपको स्वस्थता के लिए आसन बताता है, सिखाता है। तो नंदिनी जी, यहाँ स्पष्ट कर दूं जी। कि जो व्यायाम होते हैं वो मांसपेशियों के लिए होते हैं, जो आसन होते हैं वो दीर्घ जीवन के लिए होते हैं, स्वस्थता और आरोग्यता के लिए होते हैं। आसन का प्रभाव मन मस्तिष्क पर पड़ता है, स्वभाव में कोमलता लाते हैं, स्वभाव को अच्छा बनाते हैं, सामाजिक बनाते हैं। लेकिन ज़्यादातर मामलों में जब मसल्स को ताकत देने वाली एक्सरसाइजेज की जाती हैं, चाहे कुश्ती हो
चाहे दूसरे और व्यायाम हो, तो नंदिनी जी व्यवहारिक रूप से देखा जाता है 40 वर्ष के बाद पहलवान के घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, लीवर खराब, पेशाब की दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। यही नहीं, पहलवानी करते करते उसके स्वभाव की कोमलता और कम होती है, क्रूरता बढ़ती है। एक छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा, अगर पहलवान साइकिल चलाते हुए पहलवान से टक्कर हो जाए तो पहलवान ये नहीं देखेगा बच्चा, एक मुक्का उसके गाल पे जड़ देगा, संभव है उसके दांत टूट जाए। जी। क्योंकि पहलवान शक्ति के मार्ग पर चलता है, वो बुद्धि और विवेक के मार्ग को भूल जाता है। जी जी। योगी बुद्धि और विवेक के मार्ग पर चल के समाज के लिए हितकारी कार्य करते हैं, अपने स्वयं और परिवार की आरोग्यता का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं अब वो यहाँ पर उनका जो नजरिया है वो स्पष्ट हो गया होगा। अक्सर देखा जाता है, अमूमन प्राय हम ये पाते हैं कि योग को अध्यात्म से या धर्म से जोड़ करके देखा जाता है, जबकि पूरी दुनिया में हर धर्म के लोग अब योग का रुख कर रहे हैं, प्रचलित हो रहा है उनके बीच में। तो असल में योग का किससे नाता ज्यादा है, धर्म अध्यात्म, कैसे देखते हैं आप इसे? नंदिनी जी, योग का विषय संसार के सभी लोगों के लिए खुला है जी। इसको किसी धर्म विशेष से जोड़कर, किसी संप्रदाय विशेष से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। जी। लेकिन यह भी कटु सत्य है, यह भी शाश्वत सत्य है कि योग का आविष्कार, योग का प्रादुर्भाव भारतीय संस्कृति में हुआ और भगवान शिव योग के प्रणेता माने जाते हैं, जिन्होंने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए योग का ज्ञान पूरे संसार में दिया। जी बिल्कुल। देखिए, जब हम योग को समझना शुरू कर रहे थे, आपने स्पष्ट किया कि योग के जो 8 चरण होते हैं उनमें से 3 का चलन बहुत ज्यादा है, प्राणायाम, आसन और ध्यान। तो ये 8 अन्य जो चरण हैं इनके बारे में कुछ हमें बताएं, और इन 3 चरणों का ही क्यों जो इतना चलन देखा जा रहा है, क्या ये ठीक है या आप इसमें किसी तरह के संशोधन की जरूरत महसूस करते हैं? नंदिनी जी, जो पतंजलि योग दर्शन में अष्टांग मार्ग दिया है जी। यह मार्ग आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्ग है, लेकिन यह मार्ग इस संसार में रह के हम जीवन की एक एक सांस को कैसे आनंद पूर्ण ढंग से जिए, वो भी मार्ग है। जी। तो योग का जो 8 अंग हैं, सबसे पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं। जी। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा अंग आसन, जी जी। चौथा अंग प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि का अर्थ होता है कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दिए, बिल्कुल हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, वो अंग है समाधि का। जी। तो सारे अंग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन शारीरिक आरोग्यता की दृष्टि से जो अंग महत्वपूर्ण है उनका प्रचलन ज्यादा है, उनका समाज में ज्यादा प्रचार और प्रसार है। जी जी। तो इनका जो है जो प्रभाव देखा जाता है, लाभ देखा जाता है, वो शारीरिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए देखा जाता है, लेकिन ध्यान को बहुत से लोग अलग तरीके से देखते हैं। ध्यान हमें किस तरीके से शारीरिक लाभ पहुंचाता है, इस पर भी प्रकाश डालें। नंदिनी जी, ध्यान एक मानसिक विषय है। जी। ध्यान हमारी मानसिक एकाग्रता को, हमारी मन की ऊर्जा को किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित करने का मार्ग है। ध्यान की स्थिति में व्यक्ति अपने स्वयं के अस्तित्व को भी भूल जाता है, केवल वह जिस कार्य के लिए समर्पित है
उस कार्य के अलावा उसको कुछ नहीं दिखाई देता। उसको रसगुल्ला, शाही पनीर, मौसा जी, फूफा जी और जलेबी कुछ नहीं दिखाई देती हैं। उसे तो अपना लक्ष्य दिखाई देता है। लक्ष्य के अतिरिक्त सारी चीजें उसके लिए मूल्यहीन हो जाती हैं। इसलिए ध्यान एक उच्च यौगिक साधना है। ये साधना वो नहीं है कि आपने शिविर लगा, ध्यान का शिविर लगा। आजकल तो नंदिनी जी कुंडलिनी जागरण के भी शिविर लगने लगे जी, राजयोग के शिविर लगने लगे जी हाँ। जो निश्चित रूप से शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। जी, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और यहाँ पर जिस तरीके से प्रचलन देखा जा रहा है, चलन के तौर पर जिस तरीके से योग सामने आ रहा है, उसमें निश्चित तौर पर कुंडलिनी जागृत करना और राजयोग जैसे शिविर भी हम देखते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें समझना होगा कि किस तरीके से हमें और किस रूप में इसे अपने जीवन में उतारना है। आगे अगर बढ़ी जाए तो योग में आसनों का हम बहुत देखते हैं, प्रयोग देखा जाता है, तस्वीरें देखते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो मुद्राओं का, आसनों का विशेष हम गतिविधियां देखते हैं और इन्हें देख करके लगता है कि जो योग है वो महज दुबले पतले लोगों के करने के लिए ही है। ऐसा लगता है देखने से। ये बात क्या सच है? क्या मोटे लोगों के लिए योग नहीं है? नंदिनी जी, ये बात सही नहीं है जी। योग बालक, बूढ़े, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी के लिए है। जी। मैंने जैसा कि पूर्व में बताया, योग का मार्ग सभी संप्रदाय के लिए खुला है। इसमें कोई जाति, वर्ण ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। बस इंसान होना चाहिए। एक इंसान योग के मार्ग पर चल के अपने जीवन के लक्ष्य को सहजता से पा सकता है। जी, देखिए, योग को हम अपने जीवन में ला रहे हैं, योग के प्रति रुचि भी हमारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन अभी भी तमाम भ्रांतियां हैं जिसको लेकर के हम योग का उतना लाभ नहीं उठा पाते हैं जितना लाभ हम इससे हासिल कर सकते हैं। और इसी क्रम में अगर डॉक्टर साहब बात की जाए तो सामान्यतः योग को भी आज भी हम एक्सरसाइज के तौर पर देखते हैं। हालांकि इस पर भी आपने अभी स्पष्टीकरण दिया और इस पर भी कंफ्यूजन को दूर किया, इस भ्रांति को दूर किया, लेकिन सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि किसी को चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, तो वो उस दौरान योग नहीं कर सकते, या प्रेग्नेंट महिला है तो वो योग नहीं कर सकती। एक भ्रांतियां हैं, सामान्य एक्सरसाइज की तरह हम उस दौरान योग को रोक देते हैं, छोड़ देते हैं। इस दौरान किस तरीके से योग का हम लाभ उठा सकते हैं? क्या वाकई में हमें योग इस दौरान रोक देना चाहिए या क्या कुछ सावधानी या सलाह देंगे? नंदिनी जी, अगर शारीरिक रूप से हम सक्षम नहीं हैं, जी। मान लीजिए हाथ की हड्डी टूट गई है, कूल्हे की हड्डी टूट गई है, पैर की हड्डियां चटक गई हैं, तो योग के आसनों को करने में असहजता होगी, आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप गुरु की शरण में जाएं। गुरु जिन यौगिक आसनों का अभ्यास करने का आपको निर्देश दें, उनका अभ्यास करिए। आप कर सकेंगे, जरूर कर सकेंगे और उसका पूरा लाभ आप प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। देखिए, योग को लेकर शुरुआत में तो बहुत उत्साह आता है, लेकिन समय के साथ साथ हर एक चीज की तरह कभी कभी हम देखते हैं कि जोश ठंडा होने लगता है। सही तरीके से हम करते नहीं है तो वो लाभ तक भी नहीं पहुंच पाते हैं जो हमें से जोड़े रखे। योग को लेकर आप ऐसी कौन सी गलतियां देखते हैं जिसके चलते हम सही तरीके से योग का लाभ नहीं उठा पाते? नंदिनी जी, 4 प्रमुख गलतियां देखते हैं जी। आसन का सही और शास्त्रोक्त तरीका जानने वाले लोग बहुत कम हैं। जो लोग घर घर में योग की शिक्षा देते हैं वो अपने को बहुत विद्वान योगाचार्य के रूप में प्रेजेंट करते हैं जी। और ऐसे बताते हैं कि उस विश्वविद्यालय से डिग्री ली, वहां से ली, ये ली। भोले भाले लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। ऐसे लोगों को योग के आसनों का सही ज्ञान है ही नहीं। जी। ये केवल योग के आसनों के पोस्चर से मिलते जुलते पोस्चरों का अभ्यास करा के अपने को योगाचार्य सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात, योग का आचार्य
ज्ञानी होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। दूसरा, योग का आचार्य एक क्वालिफाइड व्यक्ति होना चाहिए जिसे आसनों के बारे में पूरा ज्ञान हो। जी जी। तो आसन सही ढंग से करें और सही आसन करें। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं नंदिनी जी, वही आसन बच्चे कर रहे हैं, वही बूढ़े कर रहे हैं, जी हाँ। वही एक जवान महिला कर रही है। ऐसा नहीं है। आपके शरीर की जरूरत के अनुसार, आपकी उम्र, आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं, इन सब को ध्यान में रखकर गुरु घंटों योग आसन करने की सलाह नहीं देते। जी जी। 5 से 8 मिनट आप रोज योग के आसनों का अभ्यास करें। घंटों अगर करेंगे तो आपके पास वक्त नहीं मिलेगा। फिर धीरे 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 वही सेट पैटर्न पर उबन आने लगेगी और आप धीरे 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 विमुख हो जाएंगे इस बहुत कल्याणकारी मार्ग से। बहुत से लोग नंदिनी जी 8-8 प्राणायाम करते, अरे उसकी आवश्यकता नहीं है। आप एक करिए, 25-30 आसनों का अभ्यास कर डालते। आपको योगाचार्य बनना है या स्वस्थ व्यक्ति बनना है, ये तय करना है। इसके बाद आप आसनों का अभ्यास करें। बिल्कुल। देखिए, तमाम बातचीत डॉक्टर साहब से चल रही है, योग के बारीक और व्यवहारिक पहलू पर चर्चा हो रही है। जितनी बात होगी उतनी जानकारी बढ़ेगी और जितनी ही जानकारी हम बढ़ाते जाएंगे उसका लाभ भी समुचित तौर पर हम उठा पाएंगे, इसका लाभ उठा पाएंगे। लेकिन बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे।
शंकर कार्तिक नेत्रालय अब आपके शहर कानपुर में, जहां एडवांस मशीनों और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आंखों की सभी बीमारियों जैसे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, पर्दे की बीमारी जैसे डायबिटीज, रेटिनोपैथी, ARMG, नवजात शिशु की आंखों में होने वाली बीमारी, आरोपी, आंखों का चश्मा हटाने वाला ऑपरेशन, भेंगापन और आंखों के कैंसर का इलाज पिछले 5 वर्षों से किया जा रहा है। शंकर कार्तिक नेत्रालय में TPA, हेल्थ इंश्योरेंस, CGHS और आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। मात्र 5 वर्षों में शंकर कार्तिक नेत्रालय का नाम शहर के अग्रणी अस्पतालों की श्रेणी में गिना जा रहा है। शंकर कार्तिक नेत्रालय में परामर्श के लिए सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। पता 14/73 DG गर्ल्स कॉलेज के सामने VIP रोड, सिविल लाइंस, कानपुर। संपर्क करें 6390076021 770300। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य चेतना देख रहे हैं आप, और आज हम योग को बारीकी से समझ रहे हैं। योग के व्यवहारिक पक्ष को डॉक्टर साहब से बातचीत के जरिए, चर्चा के जरिए समझ रहे हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगर बात की जाए, डॉक्टर साहब, योग को लेकर माना जाता है कि फिटनेस के लिए योग करना अच्छा है और एक बहुत अच्छी आदत है, लेकिन आज का जो युवा है वो फिटनेस के नाम पर जानता है कैलोरी को बर्न करना, वो वही एक्सरसाइज करना पसंद करता है या उसका भरोसा उस पर होता है जिसमें उसकी कैलोरीज बर्न हो रही हो। लेकिन योग को लेकर कहीं ना कहीं ये भी बातचीत उठती है, खासतौर पर युवाओं के बीच में, कि योग से कैलोरी बर्न नहीं होता। अगर योग से तमाम तरीके के लाभ मिलते हैं तो क्या कैलोरी बर्न होने जैसा लाभ हमें योग से वाकई में नहीं मिलता? नंदिनी जी, ये एक भ्रांति है जी, विशेषकर जिम के व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों ने इस भ्रांति को फैलाया है। आपके शरीर के अंदर अतिरिक्त कैलोरीज को दूसरे किसी भी व्यायाम की तुलना में ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में बर्न करने की क्षमता यौगिक आसनों में है। जी, यौगिक आसन शरीर को स्वस्थ करते हैं। हमारे शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ की समानता करते हैं। अतिरिक्त मात्रा में अगर कार्बोहाइड्रेट शरीर के अंदर है तो उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके उसको तुरंत बर्न कर देंगे, ताकि शरीर के किसी भी आंतरिक अंग में ये डिपॉजिट ना होने पाए। इसलिए यह कहना कि यौगिक आसनों से कैलोरीज बर्न नहीं होती, मैं समझता हूँ एक भ्रांति है, एक गलतफहमी है। जी, और इसी गलतफहमी को हमने दूर किया। चर्चा होगी, बातचीत होगी तो तमाम तरीके की भ्रांतियां और गलतफहमियां दूर होंगी। और इसी क्रम में आगे बढ़ती हुई अगर बात की जाए, देखिए योग कितना लाभप्रद है, ये ज्यादातर संख्या में लोग इसे अब मान रहे हैं। और यही वजह है कि योग का चलन न सिर्फ बढ़ता जा रहा है, बल्कि ये हमारी जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके तमाम नंबर्स में लोग ऐसे सामने आते हैं जिनको फायदा नहीं होता। वो ऐसा बोलते हैं कि उन्हें फायदा नहीं हो रहा है, दुनिया को हो रहा होगा लेकिन भाई हमें तो नहीं हो रहा है। इस तरीके की बातें भी आती हैं। एक एग्जांपल लिया जाए अगर बीपी के पेशेंट का, योग से कहते हैं कि हर चीज बैलेंस्ड हो जाती है, ठीक हो जाती है। वेट आपका ज्यादा है तो वो ठीक हो जाएगा। बीमारियों को लेकर भी इसी तरह के दावे किए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं मैंने कि वो कहते हैं कि हम योग तो लगातार करें लेकिन हमारा बीपी कम होने की बजाय प्रॉब्लम पहले से ज्यादा बढ़ गई। एक एग्जाम्पल है बीमारी का ये। तो ऐसा किन स्थितियों में होता है और इस पर क्या कहेंगे आप? नंदिनी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। हमसे भी बहुत से लोग इस प्रकार की बात पूछते हैं कि साहब मेरा ब्लड शुगर योग करने से पहले इतना था, दवाई कम थी, अब दवाई ज़्यादा हो गई है, जी, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है।
दो तीन बातें बहुत खुले दिमाग से चिंतन करने की हैं। नंदिनी जी, योग के आसन आपकी आरोग्यता के लिए, योग के आसन आपके शरीर के अंदर जो रुग्णता है, जो बीमारी है, जो समस्याएं हैं, उनको स्थायी रूप से निर्मूल करने के लिए। जी। लेकिन गलती कहाँ होती है? जैसे डायबिटीज का एक उदाहरण लें, ग्लूकोज लेवल हमारा मधुमेह हमारे मानसिक तनाव के कारण हुआ। मधुमेह का दूसरा कारण है ओवर ईटिंग। हम खूब जंक फूड खाते रहे, फास्ट फूड खाते रहे, शराब पीते रहे, कोल्ड ड्रिंक पीते रहे, डायबिटिक हो गए। डायबिटीज का तीसरा कारण है लाइफ स्टाइल, लग्जीरियस लाइफ भी जी रहे हैं, प्राकृतिक जीवन शैली का कोई मूल्य नहीं है, डायबिटिक हो गए। आलसी जीवन, मक्कारी का जीवन जी रहे हैं, कभी पसीना आता ही नहीं है। घर में लेटे हैं, अगर बस चले तो पानी जो प्यास लगती, प्यास ना लगे तो नौकर कोई पानी पिला दें, ऐसे लोग हैं। इसके अलावा कोई नशा करना, नशेबाज लोग अक्सर डायबिटीज के मरीज हो जाते। तो अब देखिए, एक बीमारी का हमने मुख्य कारण बताए, और भी कारण है जी। अब देखिए, मान लीजिए स्ट्रेस कारण है, लेकिन योगाचार्य क्या है? मधुमेह का वही आसन, मंडूक आसन, वही मयूर आसन, यही सब आसन बताएगा। मयूर आसन किस स्तर पर लाभ देगा? जी। मंडूक आसन किस स्तर पर लाभ देगा? क्योंकि उसका तो स्ट्रेस बढ़ने से बीपी बढ़ा, ग्लूकोज लेवल बढ़ा, वो डायबिटिक हो गया, और भी चीजें बढ़ी। तो हमें सबसे पहले सही आसन का चयन करना चाहिए, सही ढंग से उस आसन का अभ्यास करना चाहिए। मैं नंदिनी जी विश्वास पूर्वक कह रहा हूं, 10 में से 8 लोगों को लाभ होगा। और जिनकी दवाइयां चल रही हैं, वो दवाइयां अचानक बंद ना करें, उनका शरीर अंदर से स्वस्थ होता जाएगा और उनका चिकित्सक अपने आप दवा की मात्रा को, उसकी डोज को कम करता चला जाएगा, और फिर एक मॉनिटरिंग की स्टेज पर आकर वो जब समझ लेगा कि अब पूर्ण स्वस्थ हैं, पूरी जांचें करा लेगा, दवाइयां बंद कर दी। जी जी। तो क्योंकि कोई भी डॉक्टर अनावश्यक दवाई नहीं देना चाहता, चाहे एलोपैथिक डॉक्टर हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो। अधिकतम डॉक्टर मरीज के साथ ईमानदारी बरतते हैं और उसे स्वस्थ करने का कोशिश करते हैं। बिल्कुल। देखिए, अब जो सवाल मैं आपसे करने वाली हूँ वो हमारे समाज के ज्यादातर संख्या में बहुत सारी तादाद में ऐसे लोग हैं, और उनका एक सीधा सा सवाल ये होता है कि योग से मोटापा कम होगा या फिर नहीं? नंदिनी जी, योग की क्रियाएं स्वस्थ करती हैं जी। अगर आपकी स्वस्थता से ज्यादा शरीर के अंदर चर्बी है, मोम की तरह पिघला देंगे। और अगर आपके शरीर के अंदर चर्बी चढ़ नहीं रही है, बिल्कुल दुबले पतले हैं जी, तो आप सामान्य स्वस्थ हो जाएंगे। तो योग के आसन बस इतना है कि आसन सही ढंग से करें और सही आसन का अभ्यास करें। घंटों घंटे लोग 1.5 घंटे आसन का अभ्यास करते हैं, शाम को भी आधा घंटा कर लेते। अरे आप योगाचार्य नहीं बनने का है, आपको स्वस्थता का जीवन जीने का है। उसके लिए 10 से 15 मिनट आसन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत है। इतने मिनट तक आसन करने से आप मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। अगला सवाल मैं आपसे यही करने वाली थी कि अमूमन ऐसा माना जाता है कि योग करना मतलब एक लंबी प्रक्रिया, और लोगों के पास आजकल समय कम होता है। तो क्या महज 15 मिनट का भी आपने जिक्र किया, कौन कौन से वो आसन हैं जो इस दौरान हम कर सकते हैं जो कम समय में हमें ज्यादा लाभ पहुंचा सकें? नंदिनी जी, आसन तो गुरु के मार्गदर्शन में ही हर इंडिविजुअल के लिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हितकारी होते हैं। जी जी। गुरु
3 से 4 आसन 1-1 मिनट करने की सलाह देगा। 1-1 मिनट करेंगे, शुरुआत में तो 4 मिनट हुए अगर 4 आसन करे। फिर गुरु कुछ सप्ताह के बाद कहता है अब इनको 1.5 मिनट करो, फिर 2-2 मिनट करो। आसन नहीं बढ़ाता, जो आसन अभ्यास कर रहे हैं उनके समय को बढ़ाते हैं। अब अगर 2-2 मिनट भी कर दिया, 2.5-2.5 मिनट भी कर दिया तो कुल 10 मिनट ही तो खर्च हुए। जी। हमें घंटों यौगिक आसन नहीं करने, लेकिन कौन सा आसन करना है ये गुरु तय करेगा। इस बात को समझ लीजिए। बिल्कुल। तो देखिए, हर किसी को योग गुरु नहीं बनना है। हम में से ज्यादातर को अपने लाभ के लिए योग का अभ्यास करना है, लेकिन लाभ अगर नहीं मिल रहा है, यानी कि अक्सर होता है जैसा कि आपने बताया डॉक्टर साहब की कुछ गलतियां हम कर जाते हैं जिसकी वजह से लाभ नहीं मिलता। मैं ये जानना चाहती हूँ कि योग करने के दौरान हम कोई गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें लाभ नहीं मिल रहा है या नुकसान हो सकता है, शुरुआती चरण में इसको कैसे जाने, कैसे पहचाने? नंदिनी जी, अगर आपने सच्चे और अच्छे गुरु से योग के आसनों को सीखा है, सही ढंग से आसन को करना उसने सिखाया है, तो आसन से पूर्ण लाभ मिलता है, पूरी संभावना है कि आप स्वस्थ होंगे। लेकिन ज़्यादातर मामलों में जो छोटे बच्चों को करने वाले आसन है वो दादाजी कर रहे हैं। जी। जैसे जो इंटरनल डेवलपमेंट के आसन है, ये उदाहरण मैं बहुत देता हूँ। जब 5 साल से 14-15 साल की उम्र तक जिन आसनों का अभ्यास करना चाहिए वो आसन दादाजी कर रहे हैं। अब दादाजी के शरीर में कौन सा इंटरनल डेवलपमेंट होना है? जी। बस दादाजी के हाथ पैर हिल गए, थोड़ा मांसपेशियों का व्यायाम हो गया, दादाजी खुश। जी। जबकि आसन तो दादाजी की उम्र को ब्रेक कर देते, 80 साल की उम्र को 70 का बना देते, उन्हें उतना एक्टिव और सक्रिय कर देते जितना 60 साल की उम्र में होना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं उम्र बढ़ने के साथ योगी का शरीर, योगी के शरीर के अंग प्रत्यंग उतने बूढ़े नहीं होते जितने बूढ़ी उसकी उम्र होती है। वो हमेशा उम्र से 20 साल, 25 साल, 30 साल बैक चलता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब, और ये बहुत अच्छी बात है और यही वजह है कि लोग योग का रुख कर रहे हैं, और आप ये जो रुख कर रहे हैं इसका आपको पूरा लाभ मिले, आप आगे बढ़ रहे हैं योग की तरफ, तो आगे बढ़ते जाएं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। कोई भी ऐसा अनुभव ना होने पाए आपको जिससे आपको लगे कि हमें उतना लाभ नहीं मिल रहा, यानी कि जो आपके प्रयास है सही दिशा में वो यूं ही बरकरार है। इसको लेकर के चर्चा लगातार जारी है। ध्यान को लेकर बड़ा आकर्षण होता है कि ध्यान, मेडिटेशन कोई बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जन सामान्य में इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। तो ध्यान क्या वाकई में एक बहुत बड़ी चीज है जो आम जन के लिए नहीं है? और अगर आम जन भी इसे कर सकता है तो किस तरीके से आप ध्यान करने की सलाह देंगे, और इस दौरान किन खामियों को आप पाते हैं जिसे आप दूर करने की सलाह देंगे? नंदिनी जी, भगवान पतंजलि ने अष्टांग योग का मार्ग दिया जी। 8 सीढ़ियां बताई लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ज्यादातर लोग जब स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या दूसरी और मानसिक बीमारियों से पीड़ित होते हैं तो पहले 6 जो सीढ़ियां हैं उन 6 सीढ़ियों को छोड़ देते, 7वीं सीढ़ी पर सवार हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका मन एकाग्र हो। नहीं हो सकता जी। बहुत से योग के आश्रमों में, ध्यान की संस्थाओं में आंख बंद करके बैठा देते हैं अंजलि मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में। अंजलि मुद्रा में आंख बंद करके बैठा दिया और कहते हैं अपनी सांस को देखो, अपने ईस्ट को देखो। थोड़ी देर बाद व्यक्ति के कान में मच्छर आने लगता है जी। हाथ में खुजली होने लगती है जी जी। पैरों में खुजली होने लगती है, शरीर अकड़ने लगता है, हिलने डुलने की इच्छा होती है और वो व्यक्ति सोचता है कब आंख खोलें और कब यहां से भागें। बहुत से लोग परिवार के दबाव में महीने, 2 महीने, 4 महीने ऐसे ही बैठे रहते हैं। आंख बंद की है, बोले बैठना है, पत्नी को खुश रखना है, लड़ाई होगी जी। लेकिन हम विनम्रता पूर्वक अपने दर्शकों से ये निवेदन करेंगे
कि आप अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो धारणा और ध्यान का जरूर मदद लीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा रास्ता पहले की जो अष्टांग योग के मार्ग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, उसके बाद ध्यान और समाधि, उन सब रास्तों को जीवन में उतारते चलें। जंप मत लगाएं, जंप लगाने से कुछ नहीं मिलेगा, आप हताश होंगे, निराश होंगे। जी, ये खास तौर पर युवाओं को ध्यान में रखते हुए युवा से आप क्या कुछ कहेंगे योग को लेकर? हम अपने युवाओं को एक निवेदन करेंगे कि योग की क्रियाओं को, विशेषकर योग के आसनों को पूर्ण वैज्ञानिक समझें। आज दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज में रिसर्च हो रही, एक एक आसनों पर, एक एक योग की क्रिया पर अनुसंधान के कार्य संपादित हो रहे हैं, और ये आसन उन रिसर्च फाइंडिंग्स में 24 कैरेट सोने की तरह शुद्ध और प्रमाणित निकल रहे हैं। इसलिए बहुत से लोग अंग्रेजी शिक्षा पाली, थोड़ा ब्रिटेन का, थोड़ा पश्चिम का रहन सहन अपना लिया, कपड़े अपना लिए, वो योग के मार्ग पर चलने वालों को हे दृष्टि से देखते हैं, उनको समझते हैं ये तो पाखंडी आदमी आ गया। मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप अपनी धारणा केवल सुनकर ना बनाएं, धारणा योग की क्रियाओं को जीवन में उतारने के बाद बनाएं। वो भारतीय संस्कृति के लिए, योग के लिए और आपके अपने स्वास्थ्य के लिए, आपके अपने परिवार के लिए एक वरदान से कम नहीं होगा। जी, देखिए योग निश्चित तौर पर हमारे लिए एक वरदान है, और यही वजह है कि अब हम योग की शरण में जा रहे हैं। लगातार चर्चा हम कर रहे हैं और जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसी क्रम में हम ये भी बातें हैं कि हमारे समाज में अब पूरा का पूरा परिवार योग की शरण में जाता है। एक परिवार जिसमें हर आयु वर्ग के लोग रहते हैं। वहीं उनमें बात अगर की जाए छोटे बच्चे की, कितनी उम्र के बच्चे को योग करने की आप सलाह देंगे? कब से किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी कब से है, और ध्यान कितनी उम्र से लगाया जा सकता है? नंदिनी जी, ध्यान के लिए कोई उम्र का प्रावधान नहीं है। जी माँ के गर्भ में बच्चा ध्यानस्थ रहता है, जी, वहीं से ध्यान सीखता है। बिल्कुल ठीक। और यौगिक आसनों के लिए सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को यौगिक आसन, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम और यौगिक स्थूल व्यायाम का अभ्यास प्रारंभ किया जा सकता है। और आखिरी उम्र कुछ नहीं। आप मृत्यु से एक सांस पहले तक के वक्त तक अगर शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हैं, स्वस्थ हैं, आसन करने के योग्य हैं, तो आसन कर सकते हैं। बिल्कुल वही बात, क्योंकि बच्चों का जिक्र हुआ तो बात बुजुर्गों की भी हो जाए। हालांकि आपने स्पष्ट किया है कि योग कितनी भी छोटी उम्र से लेकर और मैक्सिमम एज जो है उसकी भी कोई लिमिट नहीं, यानी कि जो भी आपकी उम्र हो आप योग कर सकते हैं। लेकिन बुजुर्गों के लिए जो दिक्कतें होती हैं, नींद ना आना, तमाम तरीके की समस्याएं होती हैं, उनकी समस्याएं भी कुछ अलग होती हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए किस किस तरह के योगाभ्यास की आप सलाह देंगे? नंदिनी जी, बूढ़े लोगों को जो मन से बूढ़े हो गए, जी जी, एक शरीर से बूढ़े हैं, एक उम्र से बूढ़े हैं और एक मन से बूढ़े हो। जो मन से बूढ़े हो गए हैं उन्हें मानसिक स्तर पर बूस्टअप करने वाली क्रियाओं की जरूरत है। जो शारीरिक रूप से बूढ़े हो गए हैं, माने विभिन्न व्याधियों ने उन्हें घेर लिया है, उनके लिए अलग आसन है। लेकिन जो शारीरिक रूप से बूढ़े हो गए, जिनको बीमारी कुछ नहीं है लेकिन अशक्तता है, चलने में हाँफ जाते हैं, बैठे बैठे खाना खाएंगे, बैठेंगे, टीवी देखेंगे, लेकिन बाहर जाने में घबराते हैं। ये तीनों स्थितियों में एक योग्य गुरु, एक योग्य योगाचार्य योग के आसन कौन कौन से किसको करने चाहिए
उन्हें बता सकता है। लेकिन 2 आसन मैं बताना चाहूंगा नंदिनी जी। एक तो तिर्यक भुजंग आसन जो शरीर के आंतरिक अंगों को स्वच्छ और निरोगी रखता है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यौगिक आसन है। दूसरा पक्षी आसन, वृद्धावस्था में मस्तिष्क के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई को बढ़ाकर ये हृदय और फेफड़ों को ताकत देता है। ये आसन लीवर, पैंक्रियाज और स्प्लीन को सशक्त बना के उनकी कार्य प्रणाली को सुधारता है। तो ये 2 आसन जरूर करने चाहिए। देखिए, योग को भी हम जान रहे हैं और उनके लाभ को भी जान रहे हैं। तमाम भ्रांतियां भी डॉक्टर साहब आपने दूर की, और इसी कड़ी में चलते चलते आखिरी पर बहुत जरूरी सवाल ये भी मैं करना चाहूंगी। एक भ्रांति पर भी चाहूंगी आपका ध्यान, और वो ये कि अमूमन ऐसा माना जाता है कि जो सांस के मरीज हैं, जिन्हें श्वास संबंधी परेशानी है, उन्हें योग नहीं करना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? नंदिनी जी, ये गलत फहमी है, बिल्कुल गलत बात है। आज यौगिक आसनों की विभिन्न बीमारियों के निदान में चमत्कारिक लाभ हमारी अनुसंधानकर्ताओं ने प्रमाणित किए हैं, सिद्ध किए हैं। दमा का मरीज, सांस फूलने का मरीज या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मरीज यौगिक क्रियाओं की मदद से पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं। और मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं, आखिरी एक वाक्य, कि यौगिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का दमा ठीक होगा। दमा दम के साथ नहीं जाएगा, दम निकलने से पहले ही दम दबा के दमा भागेगा। बहुत सुंदर बात डॉक्टर साहब आपने कही, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, ये तमाम जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई। योग की शरण में जाना ही अपने आप में एक बहुत सुंदर ख्याल है कि सोचा है तो बिना किसी डर के पूरी जानकारी के साथ आप अपने परिवार के साथ योग की शरण में जाएं, इसका पूरा लाभ उठाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें और JMT न्यूज के साथ बने रहें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेहरोत्रा डेंटल की 2 ब्रांच, मेहरोत्रा सुपर स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, G2 रतनधाम अपार्टमेंट, मैक्रोबुटगंज, कानपुर। मेहरोत्रा हाईटेक डेंटल सेंटर, G1 रतन आशीष अपार्टमेंट, नेक्स्ट टू सिंधी कॉलोनी, गेट नंबर 1, शास्त्री नगर, कानपुर। डेंटल ट्रीटमेंट बाय सुपर स्पेशलिस्ट MDS डॉक्टर, हाईटेक इम्प्लांट, लेजर, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, टीथ व्हाइटनिंग, कॉस्मेटिक, orthodontic braces treatment and children dentistry center. मेहरोत्रा डेंटल की 2 ब्रांच, मेहरोत्रा सुपर स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, G2 रतनधाम अपार्टमेंट, मैक्रोबुटगंज, कानपुर। मेहरोत्रा हाईटेक डेंटल सेंटर, G1 रतन आशीष अपार्टमेंट, नेक्स्ट टू सिंधी कॉलोनी, गेट नंबर 1, शास्त्री नगर, कानपुर। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। शंकर कार्तिक नेत्रालय अब आपके शहर कानपुर में। शंकर कार्तिक नेत्रालय में TPA हेल्थ इंश्योरेंस, CGHS व आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। मात्र 6 वर्षों में शंकर कार्तिक नेत्रालय का नाम शहर के अग्रणी अस्पतालों के श्रेणी में गिना जाता है, जहां एडवांस मशीनों व लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आंखों की सभी बीमारियां जैसे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, पर्दे की बीमारी जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, ARMD, नवजात शिशु की आंखों में होने वाली बीमारी, ROP, आंखों का चश्मा हटाने वाला ऑपरेशन, भेंगापन व आंखों के कैंसर का इलाज पिछले 6 वर्षों से किया जा रहा है। शंकर कार्तिक नेत्रालय में परामर्श के लिए सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। पता 14/73 DG गर्ल्स PG कॉलेज के सामने VIP रोड, सिविल लाइंस, कानपुर। संपर्क करें
639-000-7621 7703006602। यूपी में ब्राइडल क्वालिटी और लेटेस्ट वैरायटी देने के बाद अब अंकित साड़ीज लाए हैं लेडीज वेयर के साथ मेंस वेयर की शानदार रेंज, एथनिक वेयर, इंडो वेस्टर्न शेरवानी, डिजाइनर कुर्ते, सूटिंग शर्टिंग। उत्सव आपका, कलेक्शन हमारा। अंकित साड़ीज आएं और अपने उत्सवों के लिए सस्ते रेट में वेडिंग के लेटेस्ट कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, गाउन, पार्टी वेयर साड़ीज, सलवार सूट। अंकित साड़ीज, पी रोड, जनरलगंज, कानपुर। नई ब्रांच 255 पनकी रोड, कल्याणपुर। दयानंद सरस्वती इंटर कॉलेज। एडमिशंस ओपन। विगत कई वर्षों से क्वालिटी एजुकेशन देने वाला शुक्लागंज का अनुभवी स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलते हैं अंग्रेजी बोलने का अभ्यास, पीजी कक्षाओं हेतु खिलौने, झूले व विशेष पाठ्यक्रम, अनुभवी अध्यापिकाएं, आधुनिक प्रयोगशालाएं, बच्चों को लाने व ले जाने के लिए आया रिक्शा एवं बस की व्यवस्था। दयानंद सरस्वती इंटर कॉलेज, श्रीनगर, पौनी रोड, शुक्लागंज, उन्नाव। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। कब्ज, गैस, पेट का भारीपन दूर करे। टेक्नोफार्म की कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण। कब्ज भगाए कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण कैस्टोफिन। लंदन ब्रिज फन फेयर आते ही लंदन जैसी फीलिंग मन में आ जाए। लंदन ब्रिज फन फेयर आते ही कानपुर के लोगों को राजस्थानी चाट, मुंबई की भेलपूरी, गुजरात का चना जोर गरम, मेरठ की चाट और गोवा का शेक एक ही जगह खाने पीने को मिलेगा। कानपुर में सिर्फ एक ऐसी जगह है, मोती झील का फन फेयर मेला, जहां पर बच्चों के लिए है भरपूर मनोरंजन के साधन। वो चाहे जॉइंट व्हील झूला हो या फिर कोलंबस झूला, ब्रेक डांस झूला हो या फिर मून स्टार झूला। यही नहीं, न्यू रोलर कोस्टर है रोमांच के शौकीनों की पहली पसंद। भूत बंगला, डायनासोर शो, हंसी घर और चार्ली चैपलिन शो भी मेले में लगा रहे हैं चार चांद। तो परिवार संग आइए, जहाँ पर बच्चों, बुजुर्गों व महिलाओं के लिए सभी कुछ है। तो लंदन ब्रिज फन फेयर आइए, भरपूर मजा पाइए। मेहरोत्रा डेंटल की 2 ब्रांच। मेहरोत्रा सुपर स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, G2 रतन धाम अपार्टमेंट, मैक्रोबुटगंज, कानपुर। मेहरोत्रा हाईटेक डेंटल सेंटर, G1 रतन आशीष अपार्टमेंट, नेक्स्ट टू सिंधी कॉलोनी, गेट नंबर 1, शास्त्री नगर, कानपुर। डेंटल ट्रीटमेंट बाय सुपर स्पेशलिस्ट MDS डॉक्टर, हाईटेक इम्प्लांट, लेजर, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, टीथ व्हाइटनिंग, कॉस्मेटिक, orthodontic braces treatment and children dentistry center. मेहरोत्रा डेंटल की 2 ब्रांच। मेहरोत्रा सुपर स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, G2 रतन धाम अपार्टमेंट, मैक्रोबुटगंज, कानपुर। मेहरोत्रा हाईटेक डेंटल सेंटर, G1 रतन आशीष अपार्टमेंट, नेक्स्ट टू सिंधी कॉलोनी, गेट नंबर 1, शास्त्री नगर, कानपुर। शंकर कार्तिक नेत्रालय अब आपके शहर कानपुर में, जहां एडवांस मशीनों और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आंखों की सभी बीमारियों जैसे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, पर्दे की बीमारी जैसे डायबिटीज, रेटिनोपैथी, ARMD, नवजात शिशु की आंखों में होने वाली बीमारी, आरोपी, आंखों का चश्मा हटाने वाला ऑपरेशन, भेंगापन और आंखों के कैंसर का इलाज पिछले 5 वर्षों से किया जा रहा है।
शंकर कार्तिक नेत्रालय में टीपीए, हेल्थ इंश्योरेंस, सीजीएचएस और आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। मात्र 5 वर्षों में शंकर कार्तिक नेत्रालय का नाम शहर के अग्रणी अस्पतालों की श्रेणी में गिना जा रहा है। शंकर कार्तिक नेत्रालय में परामर्श के लिए सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। पता 14/73 डीजी गर्ल्स कॉलेज के सामने वीआईपी रोड, सिविल लाइंस, कानपुर। संपर्क करें 6390076217 7703006602। शंकर कार्तिक नेत्रालय अब आपके शहर कानपुर में। शंकर कार्तिक नेत्रालय में टीपीए, हेल्थ इंश्योरेंस, सीजीएचएस व आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। मात्र 6 वर्षों में शंकर कार्तिक नेत्रालय का नाम शहर के अग्रणी अस्पतालों के श्रेणी में गिना जाता है, जहां एडवांस मशीनों व लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आंखों की सभी बीमारियां जैसे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, पर्दे की बीमारी जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, ARMD, नवजात शिशु की आंखों में होने वाली बीमारी, ROP, आंखों का चश्मा हटाने वाला ऑपरेशन, भेंगापन व आंखों के कैंसर का इलाज पिछले 6 वर्षों से किया जा रहा है। शंकर कार्तिक नेत्रालय में परामर्श के लिए सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। पता 14/73 डीजी गर्ल्स पीजी कॉलेज के सामने वीआईपी रोड, सिविल लाइंस, कानपुर। संपर्क करें 6390007621 7703006602। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज,